हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर श्रेणी शाह। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई एम वेलकमिंग यू ऑल फॉर द फर्स्ट डिजिटल क्लास ऑफ फिजिक्स क्यू, जहां हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू चैप्टर, अ वेरी डिफिकल्ट वन बट एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज बहुत सारा विजुअलाइजेशन इसमें है। एंड द चैप्टर का नेम इज इलेक्ट्रिक चार्जेस and fields. Yes, electric charges and fields. Guys, अगर हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसे डील करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के बेस पर जाएंगे तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1। Okay, so there are two parts as per Maharashtra government textbook के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो it is part 1 in 11th standard and part 2 is in 12th standard. But अगर मैं NCERT के हिसाब से बात करूं तो I can say both the parts are in 12th standard. Okay guys, but yes, I can make it sure that चाहे तुम 11th में हो या 12th में हो, ये चैप्टर तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। and it doesn't matter कि तुम इसे 11th में स्टार्ट कर दो पढ़ना या 12th में जाके स्टार्ट करो। so guys, it is very important, please do not bother yourself कि तुम 11th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में हो, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस किसी भी हाल में कम नहीं होता है। okay guys, so इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, दिस थिंग फर्स्ट कम्स इन आवर माइंड एंड दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज आखिर है क्या? व्हाट इज अ चार्ज? यस, इफ आई डिक्टेट द डेफिनेशन ऑफ दिस, गाइस आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इसका डेफिनेशन जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं वो लिखो। ओके, प्लीज लिखो। It is a property possessed by a body. It is a property possessed by a body by which, yes, I hope इतना लिख लिया आपने। It is a property possessed by a body by which it can attract or repel any other body possessing same property by electrostatic force. Yes guys, electrostatic force. So definition में repeat कर रहा हूं, it is a property possessed by a body by which it can attract or repel any other body possessing same property by electrostatic force. अब guys इसका मतलब समझने की पहले तो कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है एक्चुअली में। चार्ज का मतलब है कि जो बॉडी है उसके पास ये चार्ज नाम की एक प्रॉपर्टी है, चार्ज नाम की एक क्वालिटी है। ओके, यानी चार्ज कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज जस्ट a quality possessed by a body. Okay, so if I say that some person have a good nature, okay, तो good nature में आप ये नहीं बोलोगे कि good nature दिखाओ कैसा है, you cannot see it, right, because it's a quality possessed by that person. Same way, जब किसी बॉडी के पास हम कहते हैं कि चार्ज है, तो चार्ज आप देख नहीं सकते, चार्ज is a property which is possessed by that body. Okay, it's just a quality. अब ये क्वालिटी की खासियत क्या है, क्वालिटी हमें कैसे पता चलेगी कि बॉडी के पास है? तो उसका तरीका है देखने का कि अगर कोई और बॉडी जिसके पास भी ऐसी सेम प्रॉपर्टी हो, अगर उसे इस बॉडी के पास लाया जाए तो उन दोनों के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा बाय अ फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नाउ गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन अब ये सुनने के बाद आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है। गाइस बहुत ही सिंपल सा मतलब है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक का मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट। यानी जब भी किसी बॉडी पे कोई चार्ज एट रेस्ट है, एट स्टेशनरी है, यानी रखा हुआ है, तब उस बॉडी के बीच में, जो दो बॉडीज होंगी उनके बीच में जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन आएगा, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
जिसका सीधा सीधा मतलब है चार्ज एट रेस्ट पे एक्ट होने वाला फोर्स। अब गाइस, अगर चार्ज एट रेस्ट पे फोर्स एक्ट हो रहा है तो क्या इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की जब हम बात करते हैं वो एक्चुअली में रेस्ट होते हैं? प्रैक्टिकली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई एम श्योर तुम्हें पता ही होगा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और एटम खुद भी एक जगह पे रेस्ट पे हो ऐसी कोई गारंटी या ऐसे कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मेटेलिक बॉडी जो होते हैं उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो करंट फ्लो करवाने में हमारी मदद करते हैं। आई एम श्योर तुमने ये पढ़ा है स्कूल में, करेक्ट? इसका मतलब जिस चार्ज एट रेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, मेरा इस चार्ज एट रेस्ट का मतलब है कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, लेट्स से दिस मार्कर, ओके, इस बॉडी पे जो चार्ज है वो इस बॉडी के ऊपर या अंदर चाहे जहां मर्जी आए वहां घूम ले, बट वो इस बॉडी को छोड़ के नहीं जा सकता। दैट इज व्हाट आई मीन बाय चार्ज एट रेस्ट। ये मेरा मतलब है कि अगर कोई बॉडी, इस बॉडी पे चार्ज है तो इस बॉडी पे वो चार्ज मर्जी आए उतनी बार घूम ले, लेकिन वो चार्ज इस बॉडी को छोड़ के नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं अपने लिए बोलूं तो वी कैन से वी ह्यूमंस आर एट रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी हम अर्थ के सरफेस पे मर्जी चाहे जहां भी घूम ले, बट वी कैन नॉट लीव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड गो आउटसाइड। जैसे अगर हम लीव करते हैं अर्थ को और कहीं बाहर जाते हैं किसी और प्लैनेट पे, जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स या स्पेसशिप्स या स्पेस शटल्स, तब हम बोल सकते हैं दैट वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द अर्थ, करेक्ट? यहां पे चार्ज एट रेस्ट का यही मतलब है कि चार्ज अपने बॉडी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। ओके, सो गाइस, चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी के पास होगी अगर, तो किसी और बॉडी जिसके पास भी ऐसी ही प्रॉपर्टी होगी उसे वो अट्रैक्ट या रिपेल कर पाएगा बाय द फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चार्ज के दो प्रकार या दो टाइप्स होते हैं, राइट? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पॉजिटिव चार्ज एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज। सो दो तरह के चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी कैन डिसाइड कि पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा, और किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे? सो गाइस, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका हमने ढूंढ निकाला है, और वो भी हमारे एटॉमिक मॉडल के बेस पर। आई एम श्योर तुम्हें एटम कैसा होता है इसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा है कि हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भरे हुए हैं, और जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी बाहर की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और अंदर सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। जिसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर हमें कभी भी चार्ज के साथ डील करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे साथ डील नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर इन द न्यूक्लियस, करेक्ट? जब वो न्यूक्लियस यानी घर के सेंटर में है तो उसे घर के सेंटर से निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा, पर यस घर के जो बाहरी आउटर मोस्ट पार्ट में होगा उसे वहां से निकालना है, उसके साथ कुछ छेड़खानी करना काफी आसान होगा। सो गाइस, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही डिफाइन करते हैं। जैसे कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत बढ़ जाते हैं, you know, we have excess of electrons on one body, then we say that body is negatively charged. But अगर उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, यानी lack of electrons, तब हम बोलते हैं that body is positively charged. So guys, नेगेटिव चार्ज का मतलब होगा कि उस बॉडी पे प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो चुके हैं, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होगा उस बॉडी पे प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स कम हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे यही होगा, कभी भी हम प्रोटॉन कम या ज्यादा नहीं बोल सकते, बिकॉज प्रोटॉन को ना हम रिमूव कर सकते हैं ना हम ऐड कर सकते हैं, राइट? बिकॉज दैट विल बी डीलिंग विद द न्यूक्लियस व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। तो न्यूक्लियस के साथ डील करना इतना डिफिकल्ट है हमारे लिए कि हम उसको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स अगर चाहिए गाइस तो तुम खुद ही केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारी जगहों पे तुम्हें ये एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि अगर हमें कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है तो एटम्स क्या शेयर करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किया जाता है जिसकी मदद से आयंस बनते हैं। यानी कुछ भी हो जाए हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही डील करने वाले हैं, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बॉडी नेगेटिव होगा या कौन सा बॉडी पॉजिटिव होगा। ओके गाइस,
अब चार्ज क्या है ये पता चल गया है, दो तरह के चार्ज कौन से है वो भी पता चल गया है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जैक्ट मतलब क्या है ये भी पता चल चुका है। अब गाइस मैं चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, बट बिफोर आई स्टार्ट दैट आई वुड लाइक यू कि आप ये पूरा बोर्ड अच्छे से कॉपी कर लो अपने नोटबुक में, एंड वीडियो पॉज करके कॉपी करो, देन वीडियो प्ले करो, सो दैट हम लोग आगे जा पाए, ठीक है। सो गाइस आई होप तुमने बोर्ड पूरा अच्छे से कॉपी कर लिया है, एंड जितना पार्ट मैंने समझाया उतना पार्ट तुम्हें क्लियर भी है। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के तरफ बढ़ने जा रहे हैं, यानी चार्ज के बारे में और जानने की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो वी आर गोइंग फॉर दैट। यस, द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम दिखने जा रहे हैं दैट इज क्वांटाइजेशन। Yes, this is the first property of charge. Now, what exactly quantization means? इसका मतलब क्या है? Guys, अगर इसका सबसे simple example if I give you, if I have a spear, एक spear है मेरे पास, और मैंने तुम्हें इसे कट करने के लिए बोला है, so I have asked you to slice it down, जितने छोटे pieces कर पाओ उतने, but condition बस इतना ही है that every small piece, जो pieces है, वो same size, same dimension के आने चाहिए। Okay, so that is the only criteria. तब दो पीस 4, 8, 6, 16, 32, 64, 128 ऐसे करते जाओगे, you know, pieces करते जाओगे. You will find a point जहाँ पे you can say, sir, we don't have any instrument available to cut this small tiny part into further equal parts. इससे और ज़्यादा कट कर सको, ये हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, या फिर हाइपोथेटिकली सोचना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सर, इसको आगे कैसे काटें। सो फर्दर इसको कट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। तो क्या उस टाइम पे, उस मूवमेंट पे, कैन आई से दैट द स्मॉलेस्ट पार्ट पॉइंट व्हिच यू हैव गॉट और व्हिच यू हैव रिसीव्ड एज अ स्मॉल पीस, कैन आई से द फर्दर डिविजिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस। अब फर्दर डिविजिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल मतलब can I say that entire sphere was actually made from those small tiny objects multiple times, but every time you use that object it has to be an integral multiple, matlab you will use one object, two object, five object, 10 object, 15 object, 1000 object, 10,000 object, 1 lakh object, but you cannot use half object or 1/4 or object or 4.3 an object. No, you cannot have a decimal value or a fractional value. यानी ना ही उसका छोटा भाग आधा पाव कुछ हो सकता है, ना ही उसका कोई डेसिमल वैल्यू हो सकता है। यानी या तो वो 1 होगा, या तो वो 2 होगा, या तो वो 10 होगा, या तो वो 1000 होगा। इट विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल मल्टीपल, और उस छोटे हिस्से को, उस छोटे पार्ट को वी कैन कॉल क्वांटा। यस गाइस, दैट इज व्हाट यू मीन बाय क्वांटाइजेशन। यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं डिवाइड करते जाऊं एंड एक पॉइंट पे पहुंच के ये बोलूं दैट फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, at that moment we say that we have reached the smallest part of the particle or of the object, and that smallest particle is quanta. और इस प्रोसेस को, जहां पे मैंने क्वांटा बनाया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ क्वांटा ऑफ चार्ज, यानी इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ओके, और इसीलिए हम ये भी बोलते हैं दैट इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। काइंड ऑफ इसी के मदद से सारी चीजें आगे बनी हैं, ये फंडामेंटल है। ऑब्वियसली इसके साथ प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। ओके, देन वी आल्सो नो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है दैट इज 1.6 into 10 raised to -19 कूलम। डेफिनेटली आई होप कि कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, ये आपको ऑलरेडी पता है। ओके, एंड लास्ट but a very important statement for quantization is charge on any body is always an integral multiple
चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज मिलता है वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। व्हेन आई से इंटीग्रल मल्टीपल, यानी 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, और वो नंबर डेफिनेटली ना फ्रैक्शन हो सकता है ना वो डेसिमल वैल्यू हो सकता है, इट हैज टू बी एन इंटीजर। यानी अगर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखूं तो Q इज इक्वल टू ME। ये है हमारा फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन। So guys, I hope this part is clear to you. अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, and that is law of conservation of charge. Yes, I'm sure तुमने स्कूल में law of conservation of energy जैसी चीज पढ़ी होगी, how the energy is conserved, right? तुमने ये definitely statement पढ़ा होगा, energy can neither be created nor can be destroyed but can be transformed from one form to another form। यानी ना एनर्जी बनाई जा सकती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदली जा सकती है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है गाइस। स्टेटमेंट है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, but it can be transferred from one body to another। यानी सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। That is what the law of conservation of charge says। यानी चार्ज को ना बना सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यानी अगर हमारे पास एक ऐसे सिस्टम है जो किसी भी सराउंडिंग मीडियम से इंटरैक्ट नहीं करती, तो हम बहुत ही क्लियरली ये बोल सकते हैं कि उस सिस्टम में चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जैसे एनर्जी कांस्टेंट रह सकती है। बिकॉज अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि वो सराउंडिंग मीडियम से बिल्कुल भी इंटरैक्ट यानी लेन देन नहीं करती, तो अगर सराउंडिंग मीडियम से ना हमने एनर्जी ली ना एनर्जी दी, तो उस सिस्टम में एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। एंड सेम वेज अगर हमने सराउंडिंग मीडियम से ना चार्ज लिया ना चार्ज दिया, तो हम बोल सकते हैं कि उस सिस्टम में चार्ज जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा। एंड दैट इज व्हाट द नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज। In an isolated system, जिसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं यूनिवर्स। यस, जो हमारा यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं, हम उसे बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि ना कोई चार्ज बाहर जा सकता है, ना कोई चार्ज बाहर से अंदर आ सकता है, ना कोई चार्ज बन सकता है, और ना ही कोई चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है। एंड दैट इज व्हाट इट मींस बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी अगर मैंने कहा कि देयर इज वन बॉडी जिसके दो केसेस या दो कंसीडरेशन पॉइंट्स मैं बता दूं, और उन दोनों पॉइंट्स के लिए मैं बोलूं कि इनिशियल और फाइनल कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी, ऑप्शन में बहुत कुछ दे दूं लेकिन उसमें साथ में चार्ज दे दूं, तो बाकी सब कुछ सेम हो या ना हो डजंट मैटर, बट डेफिनेटली उस बॉडी का चार्ज will remain same provided that body is an isolated system। ठीक है गाइस, तो ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अच्छे से कॉपी करो इसके सारे पॉइंट्स, और ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज में भी यूज करने वाले हैं। सो बिफोर वी गो अहेड प्लीज कॉपी दिस, पॉज द वीडियो, कॉपी करो और फिर शुरू करो। ओके, सो गाइस आई होप तुमने जो भी पार्ट मैंने लिखवाया था वो कॉपी कर लिया है। अब हम जा रहे हैं अगले पार्ट की तरफ, एंड दैट इज क्वेश्चन ये आना चाहिए हमारे मन में कि सर आपने ये तो बता दिया चार्ज होता क्या है, आपने ये भी बता दिया कि हम बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है ये पता कैसे कर सकते हैं, पर हम चार्ज कैसे कर सकते हैं।
चार्ज कैसे कर सकते हैं का मतलब बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे बनाए। अभी कैसे भी अगर बॉडी ऐसे उठा लिया यहाँ पे तो मैं थोड़ी ना बोलूंगी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, राइट। हमें बनाना पड़ेगा। नॉर्मली तो सारे बॉडीज जो है वो एटम्स के बने हुए हैं और एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से वो बॉडी में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। गाइस आई रिपीट, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा मतलब ये नहीं कि क्रिएट हो जाएगा, बट हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर देंगे जिसमें से एक में कमी और एक में एक्सेस वाला केस डेवलप होगा। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम चार्ज क्रिएट करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट चार्ज, वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज। ओके, यस। सो चार्जिंग करने के 3 मेथड्स मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूं, तुम्हें बताने वाला हूं, और ये तीनों ही मेथड्स काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सिंपल है बट काफी इंटरेस्टिंग है। यस, जो पहला मेथड है दैट इज फ्रिक्शन। यस, फ्रिक्शन। गाइस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला है बिकॉज अगर हम किसी दो सरफेसेस जो अलग अलग मटेरियल के बने हो, अगर हम उसे रब करें एक दूसरे के ऊपर तो फ्रिक्शन डेवलप होगा। नाउ बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन काफी बार तुमने नोटिस किया होगा हीट डेवलप होती है, स्पार्क भी डेवलप होता है अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन हो तो, हाँ है ना। दैट मीन्स कि जब हम बेसिकली फ्रिक्शन कर रहे हैं तब बॉडी, एक बॉडी में से दूसरे बॉडी पे चार्ज जंप कर रहे हैं। यस, तो बॉडी 1 to 2 भी चार्ज जंप हो रहा है, बॉडी 2 to 1 भी चार्ज जंप हो रहा है। और जब ये चार्ज जंप होता है उसी वजह से एक तरह से छोटा सा करंट डेवलप होता है विच लीड्स टू हीटिंग इफेक्ट। और इसीलिए जब हम हाथ खींचते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है जो हम ठंडी में करके ये कर लेते हैं। करेक्ट? यस, सो दैट इज द रीजन द हीट इज डेवलप्ड। तो यहाँ पे तो जो दोनों मेरे हाथ है वो सेम मटेरियल के बने हैं, करेक्ट। पर अगर मैंने दो अलग अलग मटेरियल ले लिए जैसे कि सिल्क क्लॉथ और एबोनाइट रॉड या फर, वुलन, ऐसी कोई चीजें विद ग्लास, ऐसी सब चीजों को अगर हम रब करें, इससे और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक कोम ले लो और अपने बालों को अच्छे से सुखा दो, उसके बाद उस कोम को बालों पे घिसो जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। जो चार्ज होगा, जो कोम होगा और जो बाल होंगे, दोनों पे चार्ज डेवलप हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर चार्ज तो दिखता नहीं है, पता कैसे चलेगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। उस कोम को लो और किसी छोटे से पेपर के टुकड़े के पास लेके जाओ, वो पेपर का टुकड़ा फटाक से जंप मार के उस कोम से चिपक जाएगा। यस गाइस, ये जो चीज हो रही है, जो कोम तुमने रब किया बालों पे, दैट इज फ्रिक्शन। और उस फ्रिक्शन के वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सचेंज हुए और इसके वजह से एक बॉडी पे एक्सेस और दूसरे बॉडी पे लैक हो गए, एंड दैट इज द रीजन बोथ द बॉडीज गॉट चार्ज्ड। सो गाइस, आई कैन राइट when two bodies rub against each other, जब दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है, at that point the charges, or I should say electrons, gets exchanged. एंड एक्सचेंज होने का मतलब ये नहीं है कि इक्वल अमाउंट में एक्सचेंज होंगे, दे विल एक्सचेंज इन अनइक्वल अमाउंट्स व्हिच डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज ऑन वन बॉडी। कहां पे? जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाएंगे, एंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन अदर बॉडी। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लैक हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ओके, सो जब दो बॉडीज को हम रब करेंगे इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे, तो एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगी, एक पॉजिटिवली चार्ज, दूसरा नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब जो दूसरा प्रोसेस या दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। यस,
अब अगर तुम्हें याद हो, अभी 2 सेकंड पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था कोम का बालों के साथ, और फिर उस कोम को टेस्ट करना है कि भाई वो चार्ज है या नहीं है। तो एक छोटे से पेपर के टुकड़े के पास उस कोम को लेके जाओ, वो पेपर का टुकड़ा फटाक से कोम पे चिपक जाएगा। करेक्ट। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? दैट इज बिकॉज ऑफ इंडक्शन। अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझो। कोम के जो टीथ है, ओके, उस पे बहुत सारे चार्ज जमा हुए हैं, लेकिन जो पेपर है उसे तो हमने कहीं पे भी रब नहीं किया था, यानी वो तो न्यूट्रल था, यानी उसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कोम उस न्यूट्रल पेपर के पास आया, अब अगर मैं अज्यूम करूं कि कोम पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही वो पॉजिटिवली चार्ज कोम न्यूट्रल पेपर के पास आया, पेपर के जो नेगेटिव चार्ज थे वो एक तरफ जमा हो गए और जो पॉजिटिव चार्ज थे वो दूसरी तरफ जमा हो गए, यानी द पेपर इज समवेयर इन बिटवीन। यहां पे सारे नेगेटिव चार्ज, यहां पे सारे पॉजिटिव चार्ज। क्यों? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, यानी उसी पेपर पे रहेंगे सारे चार्ज, यानी पेपर अभी भी न्यूट्रल है, लेकिन वो पेपर के ऊपर जो चार्जेस फैले हुए थे रैंडमली, अब वो सेपरेट सेग्रीगेट हो गए, यानी एक तरफ इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। And that means one side we have excess of electrons making it negatively charged, the other side being lack of electrons being positively charged. अब होगा क्या, जैसे ही पेपर कोम को चिपकेगा, कैन आई से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कोम के जो पॉजिटिव चार्ज यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो खाली जगह होगी उसको भर देंगे। मतलब अब पेपर के पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा, यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और कोम के पास इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज थे कि पेपर के नेगेटिव चार्ज लेने के बावजूद भी वो पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं हुआ है, बिकॉज कोम काफी बड़ा है और बालों पे ज्यादा देर तक घिसा है, जबकि पेपर का टुकड़ा बहुत ही छोटा है, तो पूरी तरह से तो वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन कुछ चार्ज को, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली जगहों को भर देंगे, लेकिन जो बची हुई खाली जगह है वो अभी भी पॉजिटिव है, और पेपर की जो खाली जगह है वो भी पॉजिटिव है, इसलिए वो रिपेल करना शुरू कर देंगे। एंड गाइस, दिस मींस कि हमने पेपर को भी पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, क्योंकि जो उसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसे छीन लिए। दिस इज नथिंग बट चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अगर इसके लिए स्टेटमेंट में लिखूं तो आई कैन से व्हेन one charged body comes closer to an uncharged body, it induces the charge on the body. Yes, induces का मतलब है कि उसे रीअलाइन करेंगे, यानी अपनी जगह से हटा के एक नई जगह पे डेवलप करेंगे या मूवमेंट करवाएंगे, जिसके वजह से एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। एंड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे आ जाएगा, और लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां होगा यानी इलेक्ट्रॉन की जो कमी होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज हम बोलेंगे। क्लियर है? सो गाइस, अब यहां तक ये दो चीजें तो बहुत ही क्लियरली आई होप समझ चुकी होगी। ये एग्जांपल भी तुम घर पे ट्राई भी कर सकते हो, बहुत मजेदार एग्जांपल है। पर जो थर्ड एग्जांपल या थर्ड मेथड में जो तुम्हें बताने वाला हूं, ये घर पे ट्राई करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा। सो गाइस, इसको अच्छे से सुनो, बिकॉज ये समझ तो पाओगे लेकिन इसे ट्राई नहीं कर पाओगे। ओके, यस, द थर्ड मेथड इज बाय radiation. Yes. Now what exactly I mean by this? इसका मतलब क्या है? Yes guys, I'm sure तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जो चार्ज बॉडीज होते हैं या जो बॉडीज हैं इन जनरल, वो सारे के सारे सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो मोशन में हो एटम के, वो होते ही हैं उनके पास। हर एक चीज एटम से बनी हुई है, सो आई कैन से सबके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही है। लेकिन जो मेटालिक बॉडीज होते हैं, आई एम श्योर तुम्हें ये पता होगा कि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम की चीज भी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के साथ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन वो एक एटम से दूसरा एटम जंप भी मार सकते हैं बड़ी आसानी से, बिकॉज उनका जो बॉन्डिंग है विद वन एटम इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
अब मेटालिक सर्फेसेस के पास या मेटालिक बॉडीज के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड रेडिएशन का मतलब लाइट, एंड आई एम श्योर यू गाइस नो लाइट अगर हम पार्टिकल फॉर्म में कंसीडर करें तो होता है फोटोन। तो अब कहीं जाके अगर फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो कैन आई से वो रेडिएशन या वो लाइट या वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करता है। अब जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाता है, अगर वो एनर्जी इतनी काफी है कि वो अपने सारे बचे कुचे बॉन्ड तोड़ सके तो वो तोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। यस गाइस, डोंट यू थिंक इसका मतलब वो जो मेटालिक बॉडी होगा जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर गया वो मेटालिक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। Yes guys, this is how you can charge a body with the help of radiation. यानी इसमें obviously normal visible light से ज़्यादा कुछ होगा नहीं. You need to have ultraviolet radiations, X-ray radiations, you know, gamma radiation. इन सब radiation इतने powerful होने चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन से टकरा के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके उन्हें बाहर निकाल सके। और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, I can say ionize हो जाएगा वो metallic object. Ionize का मतलब वो चार्ज हो जाएगा। Okay? So guys, radiation का मतलब होगा when light or you can say radiation of certain suitable frequency strikes a metallic surface removes the electrons from the surface, making it positively charged. So I'm sure तुम्हें ये जान के काफी मजा आया होगा। यस कि लाइट के मदद से भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस, फ्रिक्शन, एक चार्ज बॉडी को दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास ले जाना यानी इंडक्शन, और लाइट के मदद से चार्जिंग यानी रेडिएशन, ये तीनों मेथड से तुम बॉडी को चार्ज कर सकते हो। गाइस, जो इंडक्शन वाला मेथड मैंने दिया है तुम्हें, उसमें एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहूंगा जो बहुत ही अगेन इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है और तुम ट्राई भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे घर में वो डब्बा टीवी अवेलेबल है तो। यस, आज के जो एलसीडी एलईडी टीवी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पहले के टाइम में, यानी पहले बहुत ज्यादा साल भी नहीं, आज से 5-10 साल पहले यू नो ऐसे टीवीज आते थे जो बड़े बड़े डब्बे टाइप्स होते थे। अगर तुम उसे साइड में से देखोगे, साइड व्यू, तो काफी बड़ा दिखेगा। उन्हें सीआरटी टीवी भी बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब होता था उसके अंदर। ओके, सो बेसिकली होता क्या था उसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो ट्यूब में से निकलते थे और स्क्रीन पे जाके हिट करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारे सामने एक फिल्म बनती थी। ओके, तो जब तुम उस टाइप के टीवी के अगर यूज करते हो तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या करो, उस टीवी को बंद करो, ओके, थोड़ी देर चलाने के बाद, और जैसे ही बंद करते हो इमीडिएटली उसके स्क्रीन के पास पहुंच जाओ और अपना हाथ उसके स्क्रीन के पास में लेके चले जाओ। यू विल फाइंड दैट जो हाथ के जो बाल है ना वो एकदम पॉइंटेड हो जाएंगे। इट विल जस्ट स्टैंड ऑफ। यस, क्या हो रहा है, वहां पे स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स है और तुम्हारा हाथ न्यूट्रल है, तो तुम्हारे हाथ के नेगेटिव चार्ज दूर चले जाएंगे क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज पास आ जाएंगे। वैसे से पॉजिटिव चार्ज पास आ जाएंगे यानी यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब चार्ज तो दोनों तरफ है। अब बॉडी के जो बाल है वो पॉइंटेड होते हैं, तो जब वो चार्ज उस पे जमा होते हैं तो वो एक दूसरे को भी रिपेल करते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जिसका मोशन तुम्हें क्लियरली दिखता है कि वो स्टैंड आउट हो गए क्योंकि उससे ज्यादा दूर वो जा ही नहीं सकते। करेक्ट। एंड वहां पे तुम ट्राई कर सकते हो कि जैसे ही तुम बालों को स्क्रीन पे टच कर लोगे ना तो टक 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 ऐसी आवाजें भी आएगी। क्यों? क्योंकि वो चार्ज जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, यही चीज भी होती है जब तुम किसी प्लग में से, सॉकेट में से प्लग झटके से निकालो स्विच ऑन रखते हुए, तो तुम्हें स्पार्क मिलेगा। वो स्पार्क क्या है? और कुछ नहीं, वो चार्ज जंप करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तुमने बीच में से कनेक्शन झटके से तोड़ दिया है। समझ रहे हो? ये सारी चीजें तुमने चार्ज के जो एग्जांपल्स मैंने दिए, आई एम श्योर तुमने सब देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ये सब चीज ट्राई कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर वो सॉकेट वाला थिंग, बिकॉज वो काफी रिस्की होता है। ओके, इट कैन इवन कॉज फायर, सो प्लीज डोंट ट्राई दैट पार्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्जांपल्स मैंने दिए, कोम वाला, टीवी वाला, वो ट्राई करके देखो। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। ओके, बट बिफोर प्लीज ऐसे कॉपी करो सो हम आगे के पार्ट की तरफ जा सके।
सो गाइस आई होप तुमने जो पार्ट मैंने कराया है वो अच्छे से कॉपी कर लिया है एंड आई एम श्योर वो एक्सपेरिमेंट भी ट्राई कर लिया होगा अब तक में एंड अगर नहीं किया है प्लीज लेक्चर के बाद ट्राई करना आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय बहुत मजा आएगा ओके हाँ अब हम जो पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं दैट पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यू कैन से देयर आर सो मेनी न्यूमेरिकल्स बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं एमसीक्यूज हैं ऑन व्हिच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस टॉपिक ओके सो दैट पार्ट इज कूलम्स लॉ यस कूलम नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये लॉ दिया है और इस लॉ के बारे में यू कह सकते हो कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो इंपॉर्टेंट इज दिस दैट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यू नो मेनी न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यूज आर गोइंग टू कम फ्रॉम दिस ओके सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस ओके स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ इफ टू point charges are placed in vacuum at a certain distance r apart then the electrostatic force of attraction or repulsion मैंने यहाँ पे लाइक या अनलाइक के बारे में बात नहीं की है ना इसलिए I'm saying both the things okay so force of attraction or repulsion is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them yes लेकिन ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट सेज इफ टू पॉइंट चार्जेस यानी दो चार्जेस जो पॉइंट जैसे हो आर प्लेस्ड इन वैक्यूम यानी मीडियम जो होगा उनके बीच में वो वैक्यूम ही होगा एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर अपार्ट यानी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका वैल्यू आर होगा देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो उन दोनों के बीच में फोर्स आएगा अट्रैक्शन का या रिपल्शन का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस यानी जो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड होंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर जितना बड़ा होगा फोर्स उतना ही बड़ा होते जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम यानी अगर उनका डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो स्क्वायर पावर से फोर्स कम होते जाएगा सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी अगर मैं इसे फॉर्मूला फॉर्म में लिखूं तो F is directly proportional to Q1 into Q2 and inversely proportional to R square. Yes, yes. इतने बड़े स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म इतना छोटा और प्यारा सा है बट यस दैट इज हाउ इट इज जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं तो वी ट्राई टू कवर यू नो सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स जैसे मैंने यहाँ पे बोला वैक्यूम में ही रखना है अब यहाँ तुम देखोगे तो वैक्यूम का कोई जिक्र नहीं आएगा मैथमेटिकल फॉर्म में But yes, definitely mathematical form चाहिए because उसके बगैर हम sums, numericals, MCQs ये solve नहीं कर पाएंगे. Correct? So I hope the statement and the formula is quite clear. अब definitely जब हम proportionality sign निकालेंगे तो एक constant आएगा. Yes, and उन constant के लिए I am substituting say C. Okay, C Q1 Q2 by R square. जहाँ पे C का नाम है static constant. C का फॉर्मूला भी है 1/4πε0 जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. यस गाइस ये याद रखना है. ओके
C का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और C का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यस, इसे एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है। दिस इज ओनली फॉर वैक्यूम, ओके। और इसकी वैल्यू जो है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसमें जो ये तुम एप्सिलॉन नॉट देख रहे हो, इसका खुद का भी एक नाम और फॉर्मूला और वैल्यू है। यस, तो एप्सिलॉन नॉट जो है, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम, ओके। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, और इसका खुद का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डेफिनेटली ये वैल्यू भी याद रखनी है। These are कांस्टेंट्स जो हम बोल सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स करके कूलम को मिले हैं, जिसे हमें याद रखना है, ओके। सो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब मैं डेफिनेटली तुम्हें परमिटिविटी का क्या मतलब होता है, क्या यूसेज होता है, क्या अगर मीडियम चेंज हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। नॉट टू वरी, बट यस, तुम्हें ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है कूलम्स लॉ का, ये तुम्हें पता होना चाहिए। बिकॉज अगर तुम थियरी एग्जाम भी अगर देने वाले हो और उस थियरी एग्जाम में अगर कूलम्स लॉ आता है 2 या 3 मार्क के लिए, तो तुम्हें ये पूरा पार्ट लिखना पड़ेगा, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज इसे कॉपी करो सो दैट वी कैन गो अहेड, ओके। सो गाइस, आई होप तुमने जो पार्ट मैंने लिखवाया था कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट और फॉर्मूला, ये तुमने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं जो ऑलरेडी मैंने लिखी हुई थी, जैसे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू क्या है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड यस, डेफिनेटली जो ये है फोर्स का फॉर्मूला CQ1 Q2/r² है, जिसमें C का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जिसका वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। एंड F का वैल्यू जब ये C सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो ये फॉर्मूला बनता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हें लिख के रखना होगा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में और एमसीक्यूज में हम इसे यूज करने वाले हैं, ओके। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ओके। अब मैं इसके बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। सो नाउ पे अटेंशन। परमिटिविटी बेसिकली इट इज अ प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? मीडियम की प्रॉपर्टी। और मीडियम की प्रॉपर्टी क्या करने वाली है? ये डिसाइड करने वाली है कि जो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक होगा। यानी अगर दो चार्जेस को मैंने वैक्यूम में रखा तो उनके बीच में जो फोर्स होगा, और उन्हीं दो चार्जेस को मैंने पानी में रखा और उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दोनों में फर्क होगा। यस, एंड वो फर्क ऑलमोस्ट 81 टाइम्स है। यस गाइस, दिस इज अ फैक्ट आई एम टेलिंग यू, ओके। यानी अगर मैंने फोर्स वैक्यूम में लिया तो फॉर्मूला के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r² होगा। और अगर वही दो चार्जेस उसी डिस्टेंस पे वाटर में रख के लिया तो फोर्स का कंट्रोलिंग फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैं नॉट नहीं लगा रहा हूं बिकॉज एप्सिलॉन नॉट मतलब फ्री स्पेस का परमिटिविटी, ये उस वाटर का परमिटिविटी होगा, करेक्ट, इनटू Q1 Q2/r²। ध्यान से देखो गाइस, तो चार्ज दोनों में सेम है, वैक्यूम में रखो या पानी में, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, 4 पाई तो कांस्टेंट ही है। यानी द ओनली थिंग जो चेंज हो रही है यहां पे वो है मीडियम। और मीडियम की जो प्रॉपर्टी जो इसमें अफेक्ट या इसमें इंपैक्ट डाल रही है वो है परमिटिविटी। सो परमिटिविटी बेसिकली इट्स अ प्रॉपर्टी which decides how strong or weak the electrostatic force between the two charge will be। जैसे यहां पे मैं बोल सकता हूं जो वाटर का फोर्स, वाटर के अंदर जो चार्ज के बीच का फोर्स होगा वो वैक्यूम में रखे गए दो चार्ज के फोर्स के कंपैरिजन में 81 टाइम्स कम होगा। तो अगर अब मैं दोनों जगह पे ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करूं तो देखो क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r² is equal to 1/81 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 by R square. तो 1/4 pi, 1/4 pi कट, Q1 Q2 R square कट, यानी एप्सिलॉन हो गया 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। यानी वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम के परमिटिविटी के कंपैरिजन में 81 टाइम्स ज्यादा है। एंड क्योंकि वो 81 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए फोर्स जो है वो 81 टाइम्स कम है। यानी ध्यान से समझ पा रहे हो कि अगर हम एप्सिलॉन नॉट को रेफरेंस मानते हैं तो बाकी सारे मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो हम ऐसे किसी नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड गाइस, इस नंबर को इन जनरल अगर हम लिखें तो हमें लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन आर। यस, तो अब यहां पे एप्सिलॉन होगा परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, तो एप्सिलॉन आर डोंट यू थिंक हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? तो इसे हम बोलने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम with respect to vacuum, जो वाटर के केस में 81 हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम भी है, तुम चाहो तो याद रख सकते हो, एंड दैट इज dielectric. So guys, dielectric constant. Now what you need to understand over here is, यहाँ पे हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि relative permittivity of a medium with respect to vacuum, इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा या कम है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी का इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा यूज होगा कि हमें हर मीडियम की परमिटिविटी याद रखने की जगह पे सिर्फ ये नंबर याद रखना होगा और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम याद रखना होगा। हम दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं उसकी परमिटिविटी कितनी होगी। एट द सेम टाइम अगर तुम समझ सकते हो तो यहां पे अगर मैंने फोर्स का रेशियो लिया होता तो ये रेशियो में बाकी सब कट हो जाता। आई वुड हैव गॉट एप्सिलॉन ऊपर एप्सिलॉन नॉट नीचे, यानी फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन वाटर is actually the value of relative permittivity. तो गाइस ये याद करना भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। In fact, you need to know that there is a symbol used for dielectric constant which is K. So this can also be written as K. There is nothing wrong in that. Okay? Small k generally prefer करते हैं, कभी कभार कैपिटल K भी लिखते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी अगर MCQ या न्यूमेरिकल में इसे K कहकर रेफर किया गया तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गाइस, जो भी मीडियम की हम बात करते हैं, जैसे चाहे वैक्यूम हो, वाटर हो, ऑयल हो, एयर हो, ऐसे बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। इन सभी मीडियम को इन जनरल डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोला जाता है क्योंकि ये सभी के सभी एटम के बने हुए हैं और ये जो एटम है वो डाइलेक्ट्रिक है, isn't it? न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज रिवॉल्विंग अराउंड इट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो टू इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी डाइलेक्ट्रिक के बने हुए हैं। इसीलिए हम सारे मीडियम को डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं और उनके कांस्टेंट को नाम दिया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So don't get confused with the names. It's quite simple, but yes, you need to remember this formula and definitely this formula, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। So I would request you, प्लीज ये पूरा कंटेंट कॉपी करो, अच्छे से इसको समझ लो, चाहिए तो वीडियो रिवाइंड करके 2 बार देख लो, लेकिन मेक श्योर दैट दिस थिंग इज क्लियर टू यू, ओके? And after that, we will discuss the further part of it. Okay? So guys, I hope कि तुमने कूलम्स लॉ का जो पूरा स्टेटमेंट एंड फॉर्मूलाज एंड जो परमिटिविटी के बारे में मैंने बताया वो अच्छे से कॉपी कर लिया है। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। यस,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कूलम्स लॉ के जो बेसिक पार्ट हमने किया है उसके ऊपर पहले न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड इवन हाउ टू अप्लाई दैट पार्ट। ओके, अब गाइस यहाँ पे मैंने आज के जो पार्ट हम लोगों ने किया है उसका फॉर्मूला लिस्ट तुम्हारे लिए बना के रखा है, तो प्लीज इसे अलग से कॉपी करके रखो। ऐसे हर एक लेक्चर में हम फॉर्मूला लिस्ट बनाते जाएंगे, तो बाय द एंड ऑफ ऑल द लेक्चर्स हमारे पास पूरे चैप्टर का एक फॉर्मूला लिस्ट रेडी होगा विच विल हेल्प यू टू रिवाइज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो यस, फॉर्मूला लिस्ट में सबसे पहले मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रखा है व्हिच इज q इज इक्वल टू ne, जहां पे n हमेशा इंटीजर होगा इफ यू रिमेंबर, एंड e होगा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। जो कूलम्स लॉ ने हमें फोर्स का वैल्यू दिया 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, ये डेफिनेटली तब एप्लीकेबल है जब हमने मीडियम वैक्यूम चूज किया हो, कोई और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, 1/4 pi epsilon naught की जो वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसे हमें याद रखनी है। इसमें एप्सिलॉन नॉट का नाम है इफ यू रिमेंबर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और उसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड एप्सिलॉन जो है वो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी हो सकता है, जिसे अगर हम वैक्यूम के परमिटिविटी से रिलेट करना चाहें तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर और के यू कैन राइट नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हर एक मीडियम का जो ये वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे बिफोर गोइंग एनी अहेड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये फॉर्मूला लिस्ट पहले कॉपी करो। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने 3 न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि वीडियो पॉज करो, तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स भी कॉपी करो और पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद मेरा दिया हुआ सोल्यूशन देखो। ओके, सो प्लीज डू दैट। सो गाइज आई होप तुमने न्यूमेरिकल्स कॉपी किए हैं और खुद से सॉल्व करने की ट्राई भी की है। अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं एंड सी हाउ सिमिलर और डिसिमिलर आवर सॉल्यूशंस आर। ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, जिसका मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी दिया हुआ है H2O का 18 ग्राम। गाइज नाउ आई होप यू रिमेंबर दैट N, that is number of moles जो बोलते हैं, that is generally mass upon molecular weight. Am I correct? Now can I say 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, करेक्ट, दिस इज व्हाट केमिस्ट्री सेज। सो 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कैन आई राइट 1 मोल की जगह पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, करेक्ट, एंड दैट मींस अगर हम 18 ग्राम के हिसाब से चलते हैं तो 18 ग्राम अगर उसका मास होता, राइट, और मॉलिक्यूलर मास भी 18 ग्राम है, तो आई कैन से देन इट वुड हैव बीन 1 मोल, करेक्ट, बट हमें मास दिया गया है 1 ग्राम, तो हमें 1 ग्राम के हिसाब से नंबर ऑफ मोल पहले पता करना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी 1/18, करेक्ट। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 1/18 मोल के लिए कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, हमें ये पता करना पड़ेगा पहले तो। नाउ ये पता करने के लिए कैन आई डायरेक्टली से आई कैन अप्लाई यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आई कैन से यहां पे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल हो जाएंगे 1/18 टाइम्स 6.023 into 10⁻23. Yes, 6.023 into 10⁻23 is your Avogadro's number. अब guys 1/18 टाइम्स ये अप्रोक्सीमेटली अगर इसे 6 भी कंसीडर करते हैं तो ये 1/3 के आसपास होता है। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दैट अप्रोक्सीमेशन राइट नाउ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा कर सकते हैं। Okay, now once you get the number of molecules, can I say हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है। अब एक हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 1 ऑक्सीजन एटम के पास एज पर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आई कैन राइट ओवर हियर एज एन इंफॉर्मेशन जो हमें पता होना चाहिए, देयर इज 1 electron in each hydrogen atom and 8 electrons
in each oxygen atom, which means there are 10 electrons in each H2O molecule. Yes or no? यानी हर एक H2O वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. एंड गाइस हमारे पास इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ऑलरेडी. सो कैन आई वेरी क्लियरली से नाउ दैट 1 gram of H2O contains 1/18 into 6.023 into 10 raised to 23 into 10 number of electrons. I hope visible है guys. Yes, correct. 1/18 into 6 into 10 raised to 6.023 into 10 raised to 23 number of molecules हैं और हर एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैंने into 10 कर दिया है. I hope this is clear to you. करेक्ट. अब बस इसे कैलकुलेट करना है. सो गाइस अप्रोक्सीमेट अगर कैलकुलेट करते हैं तो जैसे मैंने कहा 6 3 18 1/3 अप्रोक्सीमेटली 0.33 होता है. 0.33 into 10 कर दोगे तो 3.33 के आसपास आ जाएगा. यानी अगर मैं इसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकालूं तो 3.33 into 10 raised to 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. करेक्ट. अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमें पूछा है कि व्हाट इज द चार्ज प्रेजेंट, और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पूछा है. गाइस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, H2O मॉलिक्यूल एटम से बना है जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. यानी मैं जब यहाँ पे लिखता हूं कि देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स, आई कैन आल्सो से 10 प्रोटॉन्स ना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नंबर में ही होंगे. तो अगर मैं Q इज इक्वल टू एन अप्लाई कर देता हूं यहां पे, तो कैन आई से n होगा 3.33 into 10 raised to 23 into 1.6 into 10 raised to -19. डेफिनेटली इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो यहां पे हो जाएगा 23 minus 19, एक तो हो जाएगा 10 raised to 4. करेक्ट. और 3.33 into 1.6 अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो 6 3 is 18, 1 कैरी, 6 is 18 plus 1 19, 1 कैरी, वापस 19. करेक्ट. और ये हो जाएगा 3 3 3. दैट मींस 8, ये 12, 1 कैरी, ये 13, 1 कैरी, ये 5, और डेसिमल यहां आ जाएगा. सो अप्रोक्सीमेटली 5.33 into 10 raised to 4 कूलम का जो चार्ज होगा वो हाइड्रोजन 2 एटम और ऑक्सीजन 1 एटम से बने हुए H2O मॉलिक्यूल में होगा. यस, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट in the H2O molecule, either positive or negative. So guys, I hope तुम्हें ये सम का solution समझ गया है. I will give a time for you to copy this before I go for the next numerical, so that I can even rub the board. जो मेरे लिए काम का होगा तो मैं आसानी से लिख पाऊंगा चीजें. Okay, please copy. So guys, first sum हो चुका है. Now let's go for the second sum. Second sum says charge of an electron is given 1.6 into 10 raised to -19 coulomb. How many electrons are required to accumulate a charge of 1 coulomb? यानी 1 coulomb चार्ज लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी? Guys, so I am sure you understand कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा Q is equal to N. अब यहाँ पे चार्ज दिया गया है 1 coulomb, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो भी दिया गया है 1.6 into 10 raised to -19 कूलम. सो डेफिनेटली ये कूलम का यूनिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा. डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई यूनिट नहीं हो सकता. सो n होगा 1/1.6 into 10 raised to 19, जिसे हम यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा 10/16 into 10 raised to 19. अब अपना काम थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं इसे 18 बना रहा हूं और एक जीरो यहां पे देके इसे 100 बना रहा हूं. ओके, आई होप दिस इज सिंपल इनफ, बिकॉज ये हो जाएगा 4 4 16, 4 25 100. नाउ 25/4 डिवाइड करना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क. आई कैन से 4 6 24, 4 2 8, 4 5 20. सो 6.25
into 10 raised to 18 number of electrons होंगे for the charge to get accumulated by of 1 coulomb. So guys, quite simple sum. But yes, Q is equal to Ne का basic usage. Correct? अब हम बात करते हैं next sum की, last sum for the day. Yes, question says 2 point charges of plus 5 microcoulomb are so placed that they experience a force of 8 into 10 raised to minus 3 Newton. They are then moved apart so that the force is now 2 into 10 raised to minus 3. यानी पहले फोर्स मतलब जो चार्ज थे वो इतने डिस्टेंस पे थे कि फोर्स 8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 था। अब उनको और दूर ले जाया गया कि उनके बीच का फोर्स अब 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 हो गया। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द न्यू एंड ओल्ड डिस्टेंस, यानी पुराने और नए डिस्टेंस के बीच का रिलेशन चाहिए। सो गाइस, कैन आई से लेट R1 and R2 be the old and new distance between the given charges. Correct? As per the data, I can say F1 दिया गया है 8 into 10 raised to minus 3 न्यूटन और F2 दिया गया है 2 into 10 raised to minus 3 न्यूटन। अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो आई कैन से F1 का वैल्यू होगा, फॉर्मूला होगा सॉरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। अब यहां पे मैं Q1 Q2 नहीं लिख रहा हूं बिकॉज दोनों ही चार्ज सेम है, करेक्ट, अपॉन R1 स्क्वायर। और दूसरे केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब गाइस अगर यहां पे नोटिस करो तो मैंने यहां पे K या एप्सिलॉन R नहीं लिखा है बिकॉज दे हैव नॉट मेंशन्ड मीडियम ओवर हियर। इफ इन अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कोई भी मीडियम मेंशन नहीं है, दे हैव नॉट मेंशन्ड, देन वी अज्यूम वैक्यूम ऑलवेज। ओके, सो नाउ कैन आई टेक द रेशियो, डिवाइड बोथ ऑफ देम। इफ आई डू दैट तो ये पूरा कट हो जाएगा और ये पूरा कट हो जाएगा, करेक्ट। अब F1 और F2 की वैल्यू पुट करते हैं तो 8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा R2, R1 नीचे, द होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ये तो डेफिनेटली 10 रेज़ टू माइनस 3 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा, अब इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। सो गाइस R2 अपॉन R1 हो जाएगा 2, इसका मतलब R2 is 2 times R1, यानी हमारा फाइनल आंसर स्टेटमेंट के फॉर्म में ये हो सकता है, the new distance is double of that of old distance, यानी जो नया डिस्टेंस है वो पुराने डिस्टेंस के कंपैरिजन में डबल है और इसीलिए जो फोर्स है वो 8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 से 2 into 10 raised to minus 3 Newton हो गया। So guys, I hope this part is clear to you. I would request you again to copy the solution if you have already not solved the sum. अगर तुमने जो सॉल्व किया है वो मेरे मेथड से परफेक्टली मैच करता है, वेरी गुड। अगर वो तुम्हारा मेथड लॉन्गर है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये कॉपी करो, और अगर तुम्हारा मेथड मेरे मेथड से भी शॉर्टर है then do share it with me because that will help me to learn something from you. Okay, finally we all are students of physics, correct? So guys, please इसे अच्छे से कॉपी करो and once you are done with that then we will continue. So guys, I hope तुमने पूरा का पूरा पार्ट कॉपी कर लिया है और आज के फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में तुम्हें मेरे साथ काफी मजा आया है और काफी कुछ चीजें सीखी है तुमने, because I guess that's the most important part. So guys, आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स इस नाम के चैप्टर का बहुत ही बेसिक पार्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू कर दिया है। अगले लेक्चर में, इन द नेक्स्ट लेक्चर, मैं इसे कंटिन्यू करके आगे कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इन सब चीजों पे जाने वाला हूं। तो गाइस, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे अच्छे से देख लो, चाहिए तो 2 बार देखो, पर प्लीज मेक श्योर कि ये पूरा लेक्चर तुम्हारे लिए क्लियर हो
और साथ साथ में तुम अपने न्यूमेरिकल्स और होमवर्क का भी प्रैक्टिस साथ में शुरू रखो, सो दैट हम उसका भी डाउट सॉल्विंग साथ में कर सकें. ओके गाइस, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय एवरीवन.